हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टेट एंड प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्चर। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्चर करना है। जिस तरीके से हमने अराइवल किया था सेम इसी तरीके से उसमें अराइवल रेट लैम्डा था, इसमें क्या आ जाएगा आपका आउटपुट रेट यानी डिपार्चर रेट जैसे बोल सकते हो आप, वो क्या आ जाएगा म्यू। प्योर डेथ प्रोसेस इस नाम से भी आ सकती है, या फिर आ जाएगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला फॉर प्योर डेथ प्रोसेस। तो कैसे करेंगे, देखो प्रूफ देखना इसका। इन दिस प्रोसेस अज्यूम डेट देयर आर एन कस्टमर इन द सिस्टम एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। अब एन कस्टमर्स माने हुए हैं किसी सिस्टम में। मान लिया कोई सिस्टम है जिसमें 50 यूनिट हैं और आपके पास एन कस्टमर है, तो 50 यूनिट्स तक अगर मान लो 50 आपके पास अंदर कस्टमर हैं, तो उन 50 यूनिट्स मान लो किसी को वैक्सीनेट करना है और आपके पास 50 वैक्सीन हैं और आपके पास 50 ही कस्टमर है, तो आप सबको वैक्सीनेट कर दोगे। तो क्या होगा, इसी तरीके से मानो यहाँ पे n कस्टमर हैं इन द सिस्टम एट टाइम t इक्वल टू जीरो, अज्यूम डेट देयर इज़ नो अराइवल, और कोई अराइवल नहीं हो रहा है वहाँ पे, कोई भी कस्टमर अंदर नहीं आ रहा है इसके अलावा। कैन अकर्स इन द सिस्टम आउटपुट रेट इज़ म्यू। आउटपुट रेट आपका दिया हुआ है कितना, म्यू। वी विश टू ड्राइव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द सिस्टम ऑन द बेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग 3 एक्सियम। हम इन 3 एक्सियम का यूज करेंगे, जैसे हमने सेम टू सेम बिल्कुल वैसे के वैसा है जैसे हमने बर्थ प्रोसेस में किया था। देखो प्रोबेबिलिटी 1 डिपार्चर, वहाँ पे 1 अराइवल की क्या थी, लैम्डा डेल्टा टी, यहाँ पे कितना है म्यू डेल्टा टी। इसको ऐसे लिखा हुआ है म्यू डेल्टा टी प्लस ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी स्क्वायर। ये हायर टर्म है, ये हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये जीरो के बराबर मान के चलो, सिर्फ क्या आएगा म्यू ऑफ डेल्टा टी, 1 डिपार्चर की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद कह रहा है प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 डिपार्चर ड्यूरिंग डेल्टा टी। प्रोबेबिलिटी निकालनी है मोर देन 1 डिपार्चर ड्यूरिंग डेल्टा टी। मोर देन 1 डिपार्चर की क्या मान के चलते थे, वहाँ पे हम मोर देन 1 अराइवल ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी स्क्वायर, जो किसके इक्वल मानते थे हम, नेग्लिजिबल करते थे, जीरो के इक्वल। तो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी स्क्वायर जीरो के बराबर। और तीसरी मानी थी कि वो इंडिपेंडेंट थे। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, द नंबर ऑफ डिपार्चर इन नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स आर स्टैटिकली इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स। अब 3 केस मानते हैं। वहाँ पे पहला केस हमने n ग्रेटर देन जीरो माना था। अब देखो यहाँ पे हम मानते हैं, अब देखो n का इनसे ज़्यादा तो यूनिट होगी नहीं सिस्टम में, तो क्या हो जाएगा, जीरो और n के बीच में हमने क्या मान लिया, स्मॉल n ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो क्या किया हमने, देखो वहाँ पे हमने माना था जब आपका 1 अराइवल था कि वहाँ पे n-1 यूनिट है, एक अराइवल आ गया तो टोटल n यूनिट्स हो गई। यहाँ पे आपके पास क्या माना हमने, n+1 यूनिट्स हैं। अब सिस्टम के अंदर मान लिया 51, एक चीज़ मानते हैं, आपके पास मान लिया 51 वैक्सीन्स हैं और टाइम t के अंदर मान लिया एक डिपार्चर आता है कोई भी डेल्टा टी टाइम के अंदर, तो एक उसको लग जाएगी, तो आपके पास कितनी बचेगी 50। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास टी टाइम के अंदर n+1 यूनिट्स हैं और टी प्लस डेल्टा टी टाइम्स के अंदर कितनी यूनिट्स बचेंगी, जब एक डिपार्चर होगा तो n यूनिट्स बचेगी। मतलब डेल्टा टी टाइम के अंदर आपकी एक यूनिट कम हो गई। तो क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है देयर आर n+1 यूनिट्स इन द सिस्टम एंड 1 डिपार्चर टेक प्लेस डूरिंग डेल्टा टी। हैंस रिमेनिंग n यूनिट्स इन द सिस्टम एट टाइम t प्लस डेल्टा टी। क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कंबाइन इवेंट, जैसा हमने किया था कि क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ n+1 यूनिट्स एट टाइम t इंटू कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिपार्चर ड्यूरिंग डेल्टा टी। और 1 डिपार्चर की प्रोबेबिलिटी क्या है, म्यू डेल्टा टी, और n+1 यूनिट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, pn+1 t। सेम टू सेम बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है। जब एक भी डिपार्चर नहीं होगा तो पहले सिस्टम में यदि n यूनिट्स हैं उसके बाद भी कितनी यूनिट्स रहेंगी, n यूनिट्स रहेंगी। तो देखो t टाइम्स में यदि n यूनिट्स हैं, एक भी डिपार्चर नहीं हुआ, तो t प्लस डेल्टा t टाइम्स में भी कितनी यूनिट्स रहेंगी, n यूनिट्स। तो व्हेन नो डिपार्चर टेक प्लेस एट टाइम डेल्टा t एंड इफ n यूनिट्स इन द सिस्टम एट टाइम t देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कंबाइंड इवेंट्स क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ n यूनिट्स एट टाइम t इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिपार्चर ड्यूरिंग डेल्टा टी। तो क्या आ जाएगा आपके पास, पी एन टी इंटू 1 माइनस म्यू डेल्टा टी। इसको हमने 1 डैश माना हुआ है, इसको मान लिया 2 डैश, इन दोनों को कर दो कंबाइन। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा का वैसा। अगर आपने बर्थ प्रोसेस पढ़ा हुआ है तो डेथ प्रोसेस में कुछ भी नहीं है। फ्रॉम 1 डैश एंड 2 डैश दोनों को ऐड करेंगे तो पी एन टी प्लस डेल्टा टी कितना हो जाएगा, पी एन टी 1 माइनस म्यू डेल्टा टी प्लस पी एन प्लस 1 टी इंटू म्यू डेल्टा टी। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब केस सेकंड भी मानते हैं कि जितनी यूनिट हैं उतने ही नंबर ऑफ कस्टमर आपके पास हैं। सिंस n इक्वल टू n, सिंस देयर आर एग्जैक्टली n यूनिट्स इन द सिस्टम। अब n यूनिट्स हैं तो पी एन प्लस 1 तो क्या होगा, जीरो।
प्रोबेबिलिटी n+1 की क्या हो जाएगी 0, क्योंकि n के बराबर है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो Pn+1t कितना 0। अब Pn+1t जैसे ही 0 हुआ तो ये वाला पार्ट खत्म, क्या बचा सिर्फ P कैपिटल N की जगह कैपिटल N पुट करो, T प्लस डेल्टा टी, P कैपिटल NT इंटू 1 माइनस म्यू डेल्टा T, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद केस थर्ड, जब n 0 है, मतलब कोई डिपार्चर नहीं है, कोई यूनिट्स नहीं है सिस्टम के अंदर, तो क्या हो जाएगा आपके पास इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में 0 पुट कर दो, तो P0t प्लस डेल्टा टी कितना हो जाएगा P0t। अब P0t को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो P0t इंटू P0t को म्यू डेल्टा टी। देखो अब आप एक चीज़ देखना है यहाँ पे कि आपके पास म्यू ऑफ डेल्टा टी क्या होगा भाई, 1 डिपार्चर का था ना म्यू ऑफ डेल्टा टी, तो लेकिन डिपार्चर तो है ही नहीं, डिपार्चर है नहीं, तो म्यू डेल्टा टी कितना हो जाएगा 0। तो सिर्फ यहाँ पे क्या बच रहा होगा PNT, तो PNT की जगह क्या आ जाएगा P0t प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा P1t म्यू ऑफ डेल्टा टी, क्योंकि नो डिपार्चर वाली यही तो लाइन थी। जब आपके पास कोई डिपार्चर नहीं था तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी 1 माइनस म्यू डेल्टा टी कर रहे थे, तो ये क्या हो जाएगी, जब एक भी यूनिट भी नहीं है तो क्या हो जाएगी 0। तो आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई क्या 3। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, नाउ रीअरेंजिंग द टर्म्स एंड डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी। मतलब क्या करना है, देखो इक्वेशन नंबर ये दे रखी है फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है, यहाँ PNT को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर ले आएंगे, इसमें भी PNT को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर ले आएंगे, इसमें भी P0t को इधर ले आएंगे। बाय डेल्टा टी करने पे क्या बनेगा, ये PNT प्लस डेल्टा टी माइनस PNT बाई कितना डेल्टा ऑफ टी। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पे लेने पे क्या बन जाएगा, एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे भी एक डिफ्रेंशिएशन बन जाएगा P डैश एन टी, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा P नोट डैश टी। तो ये फॉर्मूले बन गए, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। अब ये बना P डैश एन टी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ म्यू PNT जब n के इक्वल रहेगा। इक्वेशन नंबर 4 Pn डैश टी माइनस ऑफ म्यू PNT प्लस म्यू ऑफ Pn+1t, इक्वेशन नंबर 5। और थर्ड आ जाएगी जब n 0 था तो P नोट डैश टी इक्वल टू म्यू ऑफ P1t। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से देखो इसको इसके नीचे लेके आओ, तो P डैश एन टी की अपॉन PNT किसके इक्वल, माइनस ऑफ म्यू के इक्वल। और ये किसका फॉर्मूला है, d/dt ऑफ log PNT का, तो ये बोल दिया d/dt ऑफ log PNT इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से PNT की वैल्यू निकल जाएगी, इंटीग्रेट कर लेते हैं पहले, तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव से ये कैंसिल आउट, तो log PNT इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। टू डिटरमाइन ए यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, हम ए को निकालना है तो कुछ बाउंड्री कंडीशन यूज कर रहे हैं कि Pn जब t 0 होगा तो PNT की वैल्यू 1 होती है, तो जैसे ही 1 तो log 1 0 तो 0, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, क्योंकि t 0 पुट करते ही ये खत्म, तो क्या बचेगा a0 वापस से इसमें पुट करो, log PNT की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस ऑफ म्यू टी, तो PNT की वैल्यू आ गई e की पावर माइनस ऑफ म्यू टी। इसको मान लिया हमने क्या इक्वेशन नंबर 8। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट पुट किया हमने n इक्वल टू n-1 इन 5 नंबर इक्वेशन में हमने कैपिटल n-1 पुट किया, तो क्या आ जाएगा P डैश n-1t इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू Pn-1t प्लस म्यू Pn-1 प्लस 1, तो n बच जाएगा, तो ये आ जाएगा PNT। और PNT की वैल्यू निकाल ली है हमने, इसकी वैल्यू हम वापस से क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, तो P डैश n-1t किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ म्यू Pn-1t प्लस म्यू e की पावर माइनस ऑफ म्यू टी। तो यहाँ से e की पावर म्यू टी से हमने पूरी को मल्टीप्लाई कर लिया, रीअरेंज करते हैं इसको, पहले इधर ले आते हैं, इधर लाके इधर ऐसे आ गया, और मल्टीप्लाई करके हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जिसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ e की पावर म्यू टी। तो इसकी वैल्यू होती है क्या, y ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब P ऑफ n-1t इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q म्यू e की पावर माइनस म्यू टी इंटू कितना इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर म्यू टी डी टी प्लस कितना आ जाएगा b आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा। इस इक्वेशन का यूज करते हुए हमने क्या निकाल लिया, ये वैल्यू आ गई। अब फिर से हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो b की वैल्यू के लिए हम फिर से क्या करेंगे, Pn-1t इक्वल टू दिस आ गया, t को 0 पुट किया तो Pn-1t 0 हो गया, b भी 0 हो गया, तो Pn-1t आ गया म्यू ऑफ टी की पावर माइनस म्यू टी बाई 1 फैक्टोरियल। अब हमने n को n-2 पुट किया, जहाँ पे हमने n-1 पुट किया था, अब n-2, तो आपके पास n-2t आ जाएगा e की पावर माइनस म्यू टी इंटू म्यू टी का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। सेम कर लिया ना, इसका स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, म्यू टी का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। इसी तरह म्यू टी की क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, कब, जब n-3 निकालेंगे, तो n-i निकालेंगे तो क्या आ जाएगा
जाएगा, ई की पावर माइनस म्यू टी की पावर आई बाई आई फैक्टोरियल। तो हमने क्या किया, आई की जगह पर्टिकुलर एन माइनस आई की जगह एन पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस म्यू टी। अब आई की जगह हमने क्या पुट, एन माइनस आई की जगह हमने क्या पुट किया, एन पुट किया, तो आई की वैल्यू आ जाएगी एन माइनस एन अपॉन आई की वैल्यू एन माइनस एन फैक्टोरियल। अब एक वैल्यू बच गई कि पी नोट टी नहीं निकला अपना, पी नोट टी भी निकाल लेते हैं। पी नोट टी कैसे निकालेंगे, देखो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल, तो हमने n इक्वल टू 0 से n टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को लिख सकते हो, पी नोट टी को अलग कर लो, प्लस 1 से n तक शुरू कर दो। 1 से n तक तो हम निकाल चुके हैं, 1 से n तक की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने क्या कर दिया, इसके अंदर पुट कर दिया। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 12। तो पी नोट टी भी आ गया और बाकी के लिए पी 1 से लेके n तक हमने पी एन टी भी निकाल लिया, दोनों की वैल्यू रख दी, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया।